Hello everyone, welcome here. Today we'll start our chapter which is gaseous state. In this chapter we will talk about the characteristic of gases, gases की characteristics के बारे में देखेंगे और फिर कुछ पैरामीटर्स के बारे में भी देखेंगे जो कि gases की properties को define करते हो। और फिर अपन बात करेंगे कुछ laws की gases से related। So here in this video we'll start from basic with understanding all the core concepts. In previous video we'll get some idea about this chapter gaseous state. So if you have some idea about this, then you will start from here with me. So let's start. बात करेंगे अपने चैप्टर गैसियस स्टेट की। सबसे पहले बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की। इसमें है गैसेस आर स्टडीड बिफोर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। मतलब गैसेस को अपन सॉलिड और लिक्विड से पहले क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। और वो दो रीजन कौन कौन से है कि एक तो अपन ने कल बात की थी कि गैसेस गैसियस स्टेट चैप्टर अपनी केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है जो अपन को प्री के मार्क्स देके जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज इजियर टू डिस्क्राइब। गैसेस का जो बिहेवियर होता है वो इजी होता है डिस्क्राइब करने में, सीखने में, एक्सप्लेन करने में। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की लगभग सारी प्रॉपर्टीज उसकी उस गैस की आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करते, डू नॉट डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ गैस। We can therefore develop a relatively simple model। हम एक इससे अपना एक सिंपल मॉडल बना सकते हैं जिसको अपन जानते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के नाम से, जो कि अपन को एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ गैसेस। या फिर इसको अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, सेम है। और फिजिक्स में इसको इस नाम से पढ़ते हैं KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर आपने पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर। और नहीं भी पढ़ा हो तो हम यहाँ पे हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, KTG को भी एक्सप्लेन करेंगे, बट हर टॉपिक को अपन नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि बाद में अगर हर टॉपिक को अपन छेड़ने लग गए तो फिर अपना चैप्टर कब कंप्लीट होगा? टाइम ले लेगा बहुत ज्यादा। तो कुछ चीजें होंगी ऐसी जो मैं बता दूंगा जो कि आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे। तो अब बात करते हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन को दे रखी है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। क्यों होती है? ड्यू टू लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर IMF कम होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बात करते हैं हाईली कंप्रेसिबल की। तो अपन सबको पता है, कल भी देखा था अपने, गैसेस बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जो दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से इनका IMF कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकता है। और वहीं जैसे ये तीन मॉलिक्यूल गैस के थे, ये कंटेनर अपन ने इतना बढ़ा लिया, ठीक है, इसमें ये बस खुले खुले हैं, ठीक है। मैं अगर इनको कंप्रेस करके इतने से कंटेनर में डाल दूं तो भी ये गैसेस आ सकती है। मतलब गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट, गैसेस हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन को डेंसिटी का पता है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसी को अपन डेंसिटी बोलते थे। मैं यहाँ पे समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने ये तीन कंटेनर लिए, ठीक है। तीनों की वॉल्यूम मैंने सेम रखी है, वी वी वी, ठीक है। ये तीनों की वॉल्यूम है। एक में मैंने तीन मॉलिक्यूल्स स्टीम के रख दिए, मतलब वेपर। ये मैंने वेपर ले लिए तीन मॉलिक्यूल। वही मैंने तीन मॉलिक्यूल वाटर के ले लिए लिक्विड में, और ये भी वाटर ही है, बस ये गैसियस फॉर्म है। यहाँ पे भी मैंने वाटर ले लिया, बट यहाँ पे मैंने सॉलिड फॉर्म में ले लिया, मतलब आइस फॉर्म में ले लिया। तो जनरली अपन को पता है कि यहाँ पे आइस का और वाटर का दोनों का मास
अप्रोक्स सेम होगा। ठीक है, सॉलिड का थोड़ा सा ज्यादा होगा बट अप्रोक्सीमेटली अपन सेम मानते हैं। वहीं वेपर का मास बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो मैं अगर इन तीनों की डेंसिटी देखूं तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी भी मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी भी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तीनों की सेम है। मैं एक बार इसको साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे अब डेंसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, सिर्फ मास पे। और देखने से ही पता चल रहा है सबसे ज्यादा मास होगा सॉलिड का, उससे थोड़ा सा कम होगा बट अप्रोक्सीमेटली अपन यहाँ पे समझने के लिए सेम ले लेते हैं, सेम होगा। वहीं वेपर फॉर्म में बहुत कम होगा। वेपर का मास थोड़ी होता है, मतलब होता है पर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे अगर इसका मास कम है तो इसकी डेंसिटी भी कम ही होगी। तो अपन बोलते हैं गैसेस हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। और अपन को कुछ न्यूमेरिकली प्रूव वैल्यूज भी दे रखी है, और वो वैल्यूज क्या है डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर टिपिकली जनरली 2 ग्राम होती है पर ml। वहीं डेंसिटी ऑफ गैस टिपिकली क्या होती है, वो भी 2 ग्राम होती है बट पर लीटर होती है वो। ठीक है, ये वैल्यू याद रहे तो भी ठीक है, ना रहे तो और भी ज्यादा बढ़िया बात है। याद नहीं रखनी, बस समझने के लिए अपन कंपेयर करने के लिए देख रहे थे कि सबसे कम डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड में और गैस में गैसेस की ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करेंगे, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज। गैसेस की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती और सरफेस, एंड देयरफॉर दे टेंड टू फिल द होल। ये होल्स नहीं है, ये वाला होल है पूरा, होल स्पेस अवेलेबल कंप्लीटली, एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे क्या बोल रखा है, जैसे ये मैंने एक कोई कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर ये मैंने कोई 4 मॉलिक्यूल या 4 एटम गैस के ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनकी कोई शेप थोड़ी है, ये तो इधर उधर इधर भागते रहेंगे। तो इसकी कोई शेप थोड़ी होती है गैस की, वो किस पे डिपेंड करती है, कंटेनर की वॉल्यूम पे या कंटेनर की शेप पे। जो कंटेनर की शेप होती है और वॉल्यूम होती है वही गैस की वॉल्यूम होती है। जैसे अब मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, कोई एक स्फीयरिकल कंटेनर है मेरे पास, उसमें ले लिया, ठीक है, स्फीयरिकल में। तो अब इनकी शेप क्या हो जाएगी, स्फीयरिकल। वही मैंने इसको किसी ट्रायंगुलर कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, उसमें ले लिया, तो यहाँ पे इसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर। मतलब इसकी खुद की कोई शेप नहीं होती, ये कंटेनर की वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इनकी कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती, जो कंटेनर की बाउंड्रीज होती है उनके बीच ही ये रहती है, गैसेस के एटम्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स। और इसको इजी लैंग्वेज में अपन देखें तो अपन बोल सकते हैं गैसेस डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की कोई वॉल्यूम नहीं होती, ना कोई शेप होती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है कंटेनर की शेप और वॉल्यूम पे जिसमें हम अपनी गैस को फिल करते हैं। ये वो वाला फील नहीं है, फील लेना नहीं है, यहाँ पे फील करना है। किसको, गैस को, किसमें, कंटेनर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। अपना पॉइंट है, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस रीडिंग डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड गिव्स fill a container uniformly, exerting है ये, exerting equal pressure in all directions। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे गैसेस की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, उसका मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा उनके बीच में। मतलब, और जैसे मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये एक दूसरे पे और या कंटेनर की वॉल पे प्रेशर कम लगाएंगे। वहीं अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, मतलब वॉल्यूम को कम कर दूं, वॉल्यूम अगर कम होती है तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गई तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये कंटेनर की वॉल पे यूनिफॉर्मली इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बराबर इस वॉल पे मान लो जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स,
ये चारों मिलके उतना ही इस पे करेंगे, उतना ही इस पे करेंगे और उतना ही इस पे करेंगे। इसको अपन आगे बहुत डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखेंगे अपन गैस मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि वो लाइटर इन मास, ठीक है, उनका मास कम होता है इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। और दूसरा रीजन, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है ये अपन आगे और देख लेंगे, बात कर लेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of gases can be classified as, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन पे भी सॉरी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कैन बी क्लासिफाइड एज। गैसेस को क्लासिफाइड करते हैं अपन उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे, और तीन पार्ट्स में अपन इसको क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से अपना फर्स्ट होता है मोनोएटॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। मोनोएटॉमिक नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ, जिस गैस के मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो, एक, उसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक। दूसरा होता है डायएटॉमिक, वही नाम से, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गैस मॉलिक्यूल में, टू। एंड लास्ट ट्राइएटॉमिक, जिस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो, थ्री। अब इनके एग्जाम्पल देखें अगर अपन, तो जैसे हीलियम, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है, ये सारी गैसेस है, ठीक है। और इनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने गैसेस में, वन 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 वन। डायटोमिक के एग्जाम्पल देखें तो O2 हो जाएगा अपना, N2 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, CO हो जाएगा और NO हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने, दो दो दो, इसमें भी वन वन टू, वन वन टू। ट्राई एटोमिक में थ्री होने चाहिए, मतलब अपनी CO2 गैस हो जाएगी, NO2 गैस हो जाएगी, SO2 गैस हो जाएगी और O3 गैस हो जाएगी, ओजोन। इन सब में नंबर ऑफ एटम्स, इन सब गैसेस में नंबर ऑफ एटम्स कितने, थ्री थ्री थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे अपने गैसेस की प्रॉपर्टीज खत्म होती है, खत्म नहीं होती, अपन पूरे चैप्टर में गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात करेंगे। बट यहाँ पे जितना जनरल आइडिया अपन को होना चाहिए था उतना अपन ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट अपन चलेंगे पैरामीटर्स टू डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनसे अपन गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर पाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनमें सबसे पहला आता है प्रेशर। प्रेशर सबको पता है क्या होता है। ये कोई मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटिन्यूअसली वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे को ये पता होना चाहिए कि वाई, मेरा वाई क्लियर होना चाहिए। क्या वाई? कि ये जो, मतलब अगर गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करती है तो कैसे करती है। अगर हम किसी कंटेनर में गैस फिल करते हैं तो ये गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं, ठीक है। ये इधर जाके टकराएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये कंटिन्यूअसली वॉल से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। और कंटिन्यूअसली जब कोई मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकराएगा तो वो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, और मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो फोर्स ट्रांसफर होगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है। प्रेशर की डेफिनेशन भी यही होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। अगर अपन इसकी यूनिट्स की बात करें, यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है अपन को पता है, न्यूटन।
एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यही यूनिट प्रेशर की हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होती है प्रेशर की यूनिट। वहीं एक दूसरी यूनिट और होती है जिसको अपन नाम देते हैं पास्कल। रास्कल नहीं, पास्कल। PA। ठीक है। मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो अपने यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड में जाके 1.25x या फिर 1.50x में भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। ठीक है। अपन ने बात कर ली यूनिट की। अब थोड़ा इनके यूनिट कंपैरिजन की बात भी कर लेते हैं। जैसे एक इसकी यूनिट होती है एटीएम प्रेशर की, जो अपन अपने गैसियस स्टेट चैप्टर में सबसे ज्यादा काम में लेंगे। एटीएम ये प्रेशर की यूनिट होती है। तो जो 1 एटीएम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल, PA। ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये अपन को फिलहाल एक बार याद करनी है, और जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपन को ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो 1 एटीएम किसके इक्वल होता है? 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। और ये किसके इक्वल होता है? मतलब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये पॉइंट हटा दूं तो 101.3 इंटू, यहाँ पे मैंने 2 जीरो काम में ले लिए तो यहाँ पे कितने बचे? 3 10⁻3 पास्कल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और आपको पता होना चाहिए अपन किलो होता है, वो क्या होता है? 10⁻3, मतलब 1000। इसी को अपन किलो बोलते हैं। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 101.3। इसकी जगह मैं किलो लिख दूं तो किलो पास्कल। ठीक है, कहीं भी किलो आ जाए तो ऐसे करना है। वहीं एक और होता है 1 एटीएम, किसके इक्वल होता है? 1.013 बार के इक्वल होता है। ठीक है। बार भी प्रेशर की यूनिट होती है, ये बहुत सारी जगह काम में आती है। अब देखना यहाँ से, 1 एटीएम इसके इक्वल होता है और 1 एटीएम इसके भी इक्वल होता है, मतलब ये दोनों इक्वल होगी। ठीक है। तो मैं एक बार लिखता हूँ 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल इज इक्वल्स टू 1.013 बार। ये दोनों इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे, ये चली जाएगी मेरी, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁻5 पास्कल। अगर कहीं बार दे रखा हो उसको पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो वो अपना पास्कल में आ जाएगा। ठीक है। ये अपनी बातें हुई इसके बारे में, प्रेशर के बारे में। तो मैं यहाँ सबको एक बार कलेक्टिवली लिख दूं। एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? 1 एटीएम किसके इक्वल होगा? 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा? 1.013 बार के भी इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होता है? ये 760 टोर भी बोल सकते हैं अपन। ये टोर भी प्रेशर की यूनिट होती है। एक अपन इसको mm/hg में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 760 mm/hg। ठीक है। एक में कितने, सॉरी, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो वहीं पे अगर मेरे को मीटर, को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1/10। तो यहाँ पे 1/10 करूंगा तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 76 सेंटीमीटर/hg। ये सब 1 एटीएम के इक्वल होता है। ये कुछ प्रेशर की यूनिट्स होती है, ये अपन को पता होनी चाहिए, ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपन को ऑटोमेटिक ही याद होती जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे अपन वॉल्यूम पे। दूसरी एक अपनी जो टर्म होती है, पैरामीटर होता है, जो गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में काम आते हैं, वो अपना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सबको पता होता है क्या होता है? वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। एरिया की मीटर स्क्वायर होती है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब हो जाएगी यहाँ पे। अब देखते हैं 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 मीटर क्यूब होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है।
और ये किसके इक्वल होता है? 100,000 लीटर के। अब आप बोलोगे कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पे अगर ये मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे किया, तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मीटर क्यूब है तो ये भी क्यूब हो जाएगा। तो 10 का क्यूब और डेसीमीटर का क्यूब, तो यहाँ पे 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना। ठीक है, ये कैसा है पता है? और 1000 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के। मतलब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 1 लीटर के। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, विच इज इक्वल्स टू 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 ml के। ये तो अपन को पता ही है। और 1000 ml किसके इक्वल होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। या फिर इसको अपन सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोल सकते हैं? सीसी। तो 1000 सीसी। मतलब इसको देखे तो 1 ml में कितने होता है? 1 ml में कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम की यूनिट हो गई। नेक्स्ट अपन चलेंगे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स होती है, वो अपन जानते भी है। सबसे ज्यादा अपन अपने पूरे चैप्टर में काम में लेंगे इस यूनिट को। ये इंपॉर्टेंट है, केल्विन, जिसको के से डिनोट करता है। टेम्परेचर की एक और यूनिट होती है जिसको अपन बोलते हैं सेल्सियस, जिसको अपन डिग्री सेल्सियस से डिनोट करता है। एक इसकी और यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, जिसको डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। मतलब जनरली तो तीन होती है ये जो अपने काम में आएगी इस चैप्टर में, और बाकी और भी बहुत सारी होती है, जैसे टेम्परेचर कैलकुलेट करने की स्केल्स, जैसे रैंकिन स्केल वगैरह। बट ये अपने यहाँ पे काम में नहीं आएगी। फिजिक्स में थोड़ी बहुत आती है तो वहां पे आप पढ़ लोगे। यहाँ पे अपन को जनरली इन दो का ही पता होना चाहिए, ये भी अपने काम में नहीं आएगी। बस मैंने आइडिया देने के लिए आपको बता दिया है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है अपन को पता है। अपन ने छोटी क्लासेस में देखा था कि अगर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, और अगर अपन को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, तो अपन क्या करते हैं उसमें 273 ऐड कर देते हैं। एक्चुअल में वो 273.15 होता है। अगर सॉरी 15, अगर कहीं पे दे रखा हो ये वाला, और एक ये भी दे रखा हो, ठीक है, और पूछ ले कौन सा करेक्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या, सबसे ज्यादा करेक्ट तो अपन प्रायोरिटी तो इसी को देंगे। एक्चुअल में तो यही होता है। डिग्री, अगर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो जो डिग्री सेल्सियस होता है उसके अंदर 273.15 ऐड करते हैं अपन। ठीक है, बट कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, इसलिए अपन 15 को काउंट नहीं करते, डायरेक्ट ये वाला भी लिख लेते हैं। ये वाला भी गलत नहीं है, सही है, बट ज्यादा करेक्ट ये वाला है। ठीक है, वहीं एक रिलेशन और होता है, वो आप केटीजी में फिजिक्स में पढ़ोगे। बस मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया देने के लिए केटीजी से थोड़ा सा रूबरू करवाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। वो क्या होता है? C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। ठीक है, इससे अगर मान लो अपन को ये फ़ारेनहाइट में दे दे और सेल्सियस में पूछ ले, तो अपन इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं टेम्परेचर को। जैसे कि अब इसका मैं एक एग्जांपल देखूं, तो मेरे को दे दे कि 27 डिग्री सेल्सियस मेरे पास टेम्परेचर है, और मेरे को उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? 27 प्लस 273, विच इज 300 केल्विन। ठीक है, ये छोटी क्लासों में अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन चलेंगे अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस के बारे में बात करेंगे। अमाउंट ऑफ गैस होती क्या है? मोल कॉन्सेप्ट में अपन पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ, इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। वैसे गैसियस स्टेट चैप्टर के अंदर जो अमाउंट ऑफ गैस होती है वो मोल को ही रिप्रेजेंट करती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अमाउंट ऑफ गैस
is represented in moles। मतलब अपन अमाउंट ऑफ गैस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ मोल से। ये अपनी बेसिक बातें हुई, कुछ पैरामीटर्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया जो कि अपन को गैसेस की प्रॉपर्टीज से डील करने में बहुत ज्यादा अपने काम में आता है, हेल्पफुल होता है। उनमें सबसे पहला था, अपन ने देखा था वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर। उसके बाद में अपन ने बात की थी वॉल्यूम और उसकी एसआई यूनिट्स की भी देखे थे और यूनिट कंपैरिजन भी देखा था अपन ने। थर्ड अपन ने बात की थी टेम्परेचर की। टेम्परेचर में भी अपन ने यूनिट कंपैरिजन का भी देखा था। क्या देखा था? अगर टेम्परेचर अपन को केल्विन में चाहिए तो अपन, और सेल्सियस में दे रखा हो डिग्री सेल्सियस में, तो कैसे फाइंड करते हैं? उसमें 273 ऐड कर देंगे। वहीं अपन को अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो और सेल्सियस में फाइंड करना हो तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती थी? C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। ये अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं। अभी के लिए आप ये याद रखो, और थोड़ा बहुत रखना हो तो ये रख सकते हो। बाकी ये आपको फिजिक्स में आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब अपन, और लास्ट अपन ने बात की थी एक फोर्थ पॉइंट की, जिसमें अपन ने देखा था अमाउंट ऑफ गैस। और उसको अमाउंट ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या काम में लेते हैं? मोल्स को काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना बेसिक आइडिया हुआ। अब अपन चलेंगे कुछ लॉज के ऊपर, गैस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। गैस लॉज मतलब, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, गैस के नियम। ठीक है, रूल्स। ये लॉज वो नहीं है गैस के, आप ये से सोचो कि गैस के ससुराल वाले हैं। ठीक है, वो नहीं है, यहाँ पे ये लॉज है, प्रिंसिपल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ गैस विच इज चार्ल्स लॉ। यहाँ पे मैं सबसे पहला गैस का लॉ लूंगा, वो क्या है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये लॉ होता क्या है? अपन को, एक सेकंड, ये जो अपने लॉज होता है, इनसे अपनी क्या बनेगी? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? जिनको पता हो उनके लिए बता रहा हूं मैं, उनके लिए बहुत इजी होगा समझने के लिए। जिनको पता नहीं है उनके लिए भी बहुत इजी होगा। दिक्कत दोनों के लिए नहीं है, बट फिर भी पता होनी चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो, इन्हीं गैस लो को मिला के बनती है। कैसे बनती है वो मैं लास्ट में बता दूंगा सारे लो समझाने के बाद, बट फिर भी पता होनी चाहिए। और वो इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, कहीं ना कहीं आपने ये सुनी होगी इक्वेशन। वहीं पे, सॉरी, यहाँ पे P refers to pressure, V refers to volume, N stand for number of moles, R stand for Rydberg's constant। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसके बारे में भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। T होता है यहाँ पे टेम्परेचर। सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। ये लॉ होता क्या है? ये लॉ अपन को बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है अपन को। ठीक है, चार्ल्स लॉ, मतलब चार्ल्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने अपना एक लॉ दिया, और उस लॉ में उसने क्या बोला था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट करते हैं और गिवन अमाउंट ऑफ, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी क्या कर दिए? कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जो वॉल्यूम होती है गैस की वो किसके इक्वल होती है? सॉरी, किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। केल्विन में वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अब अपन को थोड़ा बहुत आइडिया था ही, मैंने दे दिया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यही होती है। यहाँ पे इसने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, और क्या कांस्टेंट किया इसने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भी कांस्टेंट कर दिया। रिडबर्ग्स कांस्टेंट ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट हट गए तो पीछे क्या बचा?
v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और यही इसने बोला था। तो चार्ल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन, यही है। वहीं मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को काम में लेते हुए क्या लिख सकता हूँ, इफ v is directly proportional to t, then v1 upon v2 is equals to t1 upon t2 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और आइडियल गैस इक्वेशन मेरे को पता है pv is equals to nRT। यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो मैं यहाँ प्रेशर को नीचे भेज दूँ तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT अपॉन v, ये सब ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और यहीं से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि चार्ल्स बाबा ने क्या बोला था। उसने यही बोला था कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इनसे रिलेटेड ग्राफ्स की। मैंने आपको पीछे भी पहले भी ग्राफ्स का आइडिया दिया था, बट फिर भी अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो या नहीं पता, तो अपन एक बार फिर से ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ग्राफ्स। जनरली आप ग्राफ्स के बारे में फिजिक्स में समझोगे, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में जितने काम में आता है उतने मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और कोई भी प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। क्योंकि अपने पास टाइम कम है, अपन को अपना गेस स्टेट टॉपिक कंप्लीट करना है, ना कि अपन को ग्राफ्स कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे काम में आ रहे थे तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ग्राफ्स तीन टाइप के बनते हैं, तीन चार टाइप के बनते हैं, जितने भी बनते हैं देख लेंगे। सबसे पहला होता है टाइप, वो होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के भी चार केसेस हो सकते हैं, ए, बी, सी और डी। मतलब अगर अपन को इक्वेशन ये दे रखी हो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है, तो ग्राफ क्या अगर अपन को इक्वेशन ये दे रखी हो तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मतलब और जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ओरिजिन से पास होगी। अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स है, कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा ना यहाँ पे आगे, वहीं अपन को दे दे कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स, इतना देते ही अपन को क्या पता होना चाहिए कि जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बट अगर यहाँ पे c दे दिया कांस्टेंट, मतलब स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया मतलब ग्राफ का कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा। एम एक्स होता तो यहाँ से जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट होता ग्राफ, अपने इसके अंदर देख लिया था। बट अगर कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो अपन को, कोई भी कांस्टेंट दे रखा हो, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। और इन ग्राफ में ये इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप। और ग्राफ की स्लोप को अपन और क्या बोल सकते हैं, क्या होती है, टेन थीटा के इक्वल होती है। और स्लोप किसके इक्वल होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को भी अपन स्लोप ही बोलते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एम। तो इस ग्राफ की मेरे को ये इक्वेशन देखिए, इस ग्राफ की स्लोप पूछ ले तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एम। और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, वो भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सी, ठीक है। इंटरसेप्ट की वैल्यू सी, कांस्टेंट की वैल्यू। तो मैं इस ग्राफ के लिए क्या बोल सकता हूँ, दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ which starts from which not starts from origin, it have some intercept value which is c। यहाँ पे ये ग्राफ mx प्लस सी, तो मैं इसकी स्लोप क्या बोल सकता हूँ, m। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x ही स्लोप होती है, स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू टेन थीटा के इक्वल होगी या तो, और या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स को भी अपन स्लोप बोलते हैं। दो केस अपन में समझ में आ गए।
और आ ही जानी चाहिए। तीसरा केस इसमें क्या बन सकता है, तीसरी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब mx को माइनस ले लिया और कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, तो ग्राफ कैसा बनेगा? अगर कांस्टेंट की वैल्यू है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से मान लो ऐसे स्टार्ट होता, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस एम एक्स है, ये स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव होती, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे एक सेकंड देना मेरे को, इसको मिटा के इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये स्लोप हो जाएगी माइनस, स्लोप क्या हो जाएगी, एक टेन थीटा और माइनस एम, यहाँ पे स्लोप माइनस हुई तो ये ग्राफ ऐसे कैसे भाई, ये मोर देन 90 डिग्री का ग्राफ बनता है, मतलब ए एस टी सी, यहाँ से लेके जीरो से लेके 90 डिग्री तक साइन कोस टेन सब पॉजिटिव होता है, ठीक है, 90 से लेके 180 तक सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। वैसे यहाँ पे देखो ये मोर देन स्लोप नेगेटिव है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू माइनस है, और टेन थीटा की वैल्यू माइनस कहाँ पे होती है, यहाँ पे तो पॉजिटिव होती है सबकी, साइन कोस टेन कोसेक सबकी, बट यहाँ पे सिर्फ साइन की पॉजिटिव होगी, बाकी सब की नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे टेन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ ऐसा बना है तो उसकी स्लोप क्या होगी, माइनस एम, ये माइनस एम, एम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वहीं पे अपन को एक लास्ट केस दे दे स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, इक्वेशन एस है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, ठीक है, मतलब स्लोप तो पॉजिटिव है अपनी, बट कांस्टेंट माइनस है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये सारी एक्स थी ये वाई थी, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स, ये तो छोड़ो, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस वाई, ये क्या हो जाएगी, माइनस एक्स, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब होगी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से, बट कांस्टेंट नेगेटिव है, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव होता तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, बट नेगेटिव है मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, एम, या फिर क्या बोल सकते हैं टेन थीटा, और जो इसकी इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट होगा इसका वो क्या होगा, माइनस सी, ठीक है, ये अपने चार केस होते हैं किसके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के। ये पता होने के बाद में अपना एक आता है पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला ग्राफ कैसा होता है, ये कर्व ग्राफ होता है, मतलब अगर इक्वेशन के अंदर स्क्वायर y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर आ जाए, ठीक है, मतलब कोई भी ये दो एक्सिस दे रखी हूँ, एक की वैल्यू मतलब वन हो और एक पे स्क्वायर हो, स्क्वायर आते ही ग्राफ कौन सा होगा, पैराबोला, कर्व बनेगी, मतलब ग्राफ एक की तरफ झुका हुआ होगा, घुमा हुआ होगा, और वो किसकी तरफ होगा, जिसकी पावर कम होगी, ग्राफ उसकी तरफ ही चला जाएगा, जैसे ये मैंने एक्स डायरेक्शन ले ली, ये वाई डायरेक्शन ले ली, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा, इसकी तरफ झुक जाएगा, ये सीधा जा रहा था पर इसकी तरफ झुक गया, वहीं पे अगर ये मैंने मान ले, ये मैं वाई मान लेता, ये मैं एक्स डायरेक्शन मान लेता, तो ग्राफ कैसा बनता, ओरिजिन से स्टार्ट होता, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई की पावर कम है, तो ये ग्राफ चलते चलते किसकी तरफ घूमता, वाई की तरफ, कुछ इस तरह से, ठीक है, पैराबोला समझ में आ गया। पैराबोला के बाद में एक लास्ट अपना आता है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल, सॉरी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मतलब इसकी एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी, मतलब अगर इनवर्स रिलेशन दे रखा हो, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं, आप वो हटा देना वो वर्ड, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन
हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक्स, ये वाई, कुछ इस तरह से। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका एक ही केस होता है, ऐसा। ठीक है। और वहां यहाँ पे एक मैं आपको और बता दूं कि अगर y इज इक्वल्स टू ई की पावर के अंदर कोई ग्राफ हो x, और अपन को x और y में ग्राफ पूछ ले, x और y में, तो कुछ वो ग्राफ कुछ इस तरह से बना देंगे अपन। ठीक है, ये इतने टाइप के ग्राफ होते थे। अब अपन फिर से अपने चार्ल्स लो पे चलते हैं। चार्ल्स लो था, उसने क्या बोला था कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ये बोला था उसने। अब यहाँ पे अगर अपन को चार्ल्स लॉ के अंदर वो पूछ ले कि ग्राफ प्लॉट करो, या ग्राफ प्लॉट किए हुए मिल जाए और उनमें से सही बताना हो, तो अपन कैसे बताएंगे? सबसे पहले अपन को ग्राफ वो पूछ ले अगर v वर्सेस t के बीच में। ठीक है, v वर्सेस t के बीच में, तो आइडियल गैस इक्वेशन अपनी क्या थी? pv इज इक्वल्स टू nRT। ये कांस्टेंट है, इसको नीचे भेज देंगे। v इज इक्वल्स टू nr टी अपॉन पी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मैं इसको क्या मान लूं? के। तो v इज इक्वल्स टू के टी। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। मैं यहाँ पर बना लूं x डायरेक्शन, y डायरेक्शन। x पे क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर बना लेता हूँ। वाई पे क्या है? वॉल्यूम, तो मैंने यहाँ पे वाई डायरेक्शन में वॉल्यूम बना ली। ठीक है, इनके बीच में मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट वापिस आओ, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे ये ऐसे सॉलिड लाइन नहीं होगी, ऐसी लाइन नहीं होगी, कुछ ऐसी होगी टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, ऐसे, इस तरह से। यहाँ पे सॉलिड लाइन क्यों नहीं बनाई मैंने? क्योंकि कभी भी, ध्यान से सुनना, सॉलिड लाइन नहीं बनेगी बिकॉज प्रैक्टिकली हम 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते। और अगर यहाँ से ये कर्व स्टार्ट होती, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी कितना है? यहाँ पे 0 0 ही तो होता है ना, वॉल्यूम भी 0, टेम्परेचर भी 0। और 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हम कभी भी अटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ टेम्परेचर अपन को रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो हो ही जाएगा। इसलिए ये लाइन यहाँ से सॉलिड नहीं बनती, यहाँ थोड़ी ऊपर जाके फिर सॉलिड लाइन बनती है। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप क्या हो जाएगी यहाँ पे? के, और के की वैल्यू क्या थी? एन आर अपॉन पी। ठीक है, ये एन आर अपॉन पी को ही अपने कांस्टेंट लिखा था, सॉरी ये के लिखा था ना। तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे स्लोप हो जाएगी, और स्लोप क्या हो जाएगी? एन आर अपॉन पी। ठीक है, तो वही नेक्स्ट मेरे को ग्राफ पूछ ले, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन था, बट यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मेरे को पूछ ले। तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? मैंने वाई डायरेक्शन पे ले ली वॉल्यूम, यहाँ पे ले लिया मैंने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी, टेम्परेचर इन केल्विन। इतना मैंने यहाँ पे प्रीवियसली बात कर ली थी, ये यहाँ पे यही सेम इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर किस में चाहिए? डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन होता है? +273 ऐड करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, इक्वली तो है। तो ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी। तो v इज इक्वल्स, मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? एन आर अपॉन पी डॉट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस +273। अब मैं इक्वेशन बनाऊं इसकी, तो यहाँ ये मैंने किस पे लिया है? y डायरेक्शन पे। y इज इक्वल्स टू, ये x पे लिया मैंने, तो एम एक्स प्लस, ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, c। मतलब ये भी कौन सा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
but not passing through origin. It have some intercept value. ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ की कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट वैल्यू होगी सी, और ये ग्राफ यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। वहीं सिमिलरली यहाँ पे अगर मेरे को इसकी स्लोप पता करनी हो तो स्लोप क्या होगी, सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही तो स्लोप होती थी। तो इसकी स्लोप दोनों ग्राफ की पिछले वाले और अब वाले की सेम होगी एन आर अपॉन पी। यहाँ पे सी इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट वैल्यू क्या है 273। ठीक है, ये अपने ग्राफ हो गए वी वर्सेस वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्लोप सेम होगी, मतलब एन आर अपॉन पी ही होगी दोनों में, बट इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था और दूसरा दूसरे में कुछ इंटरसेप्ट की वैल्यू थी। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। मेरे को ये सीधा ग्राफ है, मेरे से सीधा नहीं बना, आप सीधा बना लेना। ये मेरे को एक कोई ग्राफ दे दिया, इसमें यहाँ पे ये P1 P2 और ये P3 P2 और ये वाला P1 कुछ इस तरह से मेरे को ग्राफ दे दिया, और ये वॉल्यूम और टेम्परेचर इन केल्विन में ही है। अब मेरे मेरे को इसने इसके अंदर क्या पूछ लिया, मेरे को पूछा इसने ये तीनों प्रेशर है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि कौन सा ग्राफ है जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, कौन सी लाइन का कम होगा, कौन सी लाइन का उससे कम होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्लोप से बात करता हूँ। दो मेथड होते हैं, दोनों की बात करेंगे। स्लोप स्लोप ग्राफ की क्या होती थी इसकी, एन आर अपॉन पी। मैंने पीछे देखा था ना, स्लोप क्या थी, एन आर अपॉन पी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स होती थी, तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे भी एन आर अपॉन पी होगा। तो स्लोप की वैल्यू है मेरे पास। अब जिस के बारे में पूछा है उसको रखते हैं, बाकी को उड़ा देते हैं। तो इन दोनों के बारे में पूछा नहीं, इनको मैं एक बार हटा दूं। तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो मैं ये तीनों की स्लोप बना लेता हूँ। इस स्लोप को मैंने दे दिया थीटा 3, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा 2, और इसको मैंने नाम दे दिया थीटा 1। देखते ही पता चल रहा है सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है, थीटा 1 की। थीटा 1 की स्लोप सबसे ज्यादा है, उसके बाद में थीटा 2 की स्लोप, एंड देन थीटा 3। थीटा 3 जब स्लोप का ऑर्डर ये है तो प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, इसका अपोजिट, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, P3 का, उसके बाद में P2 का, उसके बाद में P1 का। ठीक है, वहीं मेरे पास एक और मेथड है इसका, सेकंड मेथड, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड मेथड अपना क्या है कि जैसे अपने पास ये वो ग्राफ था P3 P2 P1। ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन मेरी क्या होती थी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, यही होती थी। ये ग्राफ किसमें दे रखा हो, वी और टेम्परेचर इन केल्विन इतना दे रखा हो, और अपन को प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी लाइन का होगा, सबसे कम किसका होगा। ठीक है, ये बताना हो अपन को, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक पे कांस्टेंट लाइन बना देंगे। जैसा मैं यहाँ पे एक को कांस्टेंट कर देंगे, या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करके भी कर सकते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम को नीचे भेजो तो P इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। इनको ग्राफ टेम्परेचर में और प्रेशर में बताना है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएंगे, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये T3, ये T2 और ये T1। ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से ग्राफ का है, कौन सी लाइन का है, P3 का, उसके बाद में P2 का, उसके बाद में P1 का। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, P1 का प्रेशर सबसे कम, उससे ज्यादा प्रेशर P2 का, सबसे ज्यादा प्रेशर P3 का। ठीक है, वहीं एक सेकंड देना मेरे को। आपने बोल दिया कि वॉल्यूम को ही कांस्टेंट करके क्यों किया, हमको तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट करके दिखाओ। ठीक है, अपने यहाँ पे इस बार टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं, कुछ ऐसी लाइन बना देते हैं। यहाँ पे एक किसी भी कांस्टेंट करके यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, ये भी नीचे चला जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी, जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगी प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर बढ़ रही हो तो प्रेशर घटेगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, P3 के लिए मैंने वॉल्यूम ले ली V3, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ P2, और यहाँ पे मैंने ले ली, सॉरी, V1, और ये V2। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी है, ये वॉल्यूम यहाँ पे जीरो थी, ऐसे जा रही है तो बढ़ेगी वॉल्यूम, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम V1, तो फिर उसके बाद में V2, फिर V3। ये तो वॉल्यूम का ऑर्डर हो जाएगा। वहीं प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी प्रेशर डिक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसके लिए सबसे कम प्रेशर, तो सबसे कम वॉल्यूम है उसके लिए प्रेशर सबसे ज्यादा, P3 का प्रेशर सबसे ज्यादा, P2 का उससे कम, और P1 का सबसे कम। तीनों से अपन ने देख लिया, यही ऑर्डर होना था। ठीक है, नेक्स्ट अपन को पूछ ले, अपन को एक केस देते, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मैं अब कांस्टेंट प्रेशर पे डिस्कस कर रहा हूँ इसको, किसको, चार्ल्स को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बार, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KT। कैसे हुआ, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल था, इसके, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो KT। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को ग्राफ पूछ ले कि V अपॉन T और टेम्परेचर के अंदर ग्राफ बताओ केल्विन में। ठीक है, ग्राफ कैसे होगा, अगर V बाई टी को ही अगर कांस्टेंट कर दिया है तो T के साथ V कांस्टेंट ही रहेगी, V की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, T बढ़ने पर भी V अपॉन टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, वही नेक्स्ट मेरे को बोल दे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, वाई डायरेक्शन पे ये ले लिया, एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, ये केल्विन में ही है, इसको बताना है। तो ये ग्राफ बताने के लिए मेरे को इक्वेशन क्या थी, मेरे पास v इज इक्वल्स टू के टी, यहाँ पे मेरे को वाई डायरेक्शन पे क्या चाहिए, वी टी, मेरे पास v है, मैं दोनों साइड टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करके देख लूँ क्या, हाँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी टी इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया तो टेम्परेचर का स्क्वायर। ये है अपना वाई डायरेक्शन पे, इसको मैंने मान लिया m, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो स्क्वायर में आ गया, और स्क्वायर आते ही क्या ग्राफ कौन सा होता है, कौन सा बोला, हाइपरबोला नहीं, पैराबोला। पैराबोला की कर्व किसकी तरफ घूमी हुई होगी, जिसकी पावर कम होगी, वाई की तरफ, मतलब वीटी की तरफ। तो ये यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। वही मेरे को ये दे देता कि टी स्क्वायर और वीटी के बारे में पूछ लेता, तो मेरे पास ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे वापस काम में ले रहा हूँ, वीटी इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर था। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन पे एम, यहाँ पे क्या होगा,
टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे टी स्क्वायर, ये तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये यहाँ पे सॉलिड लाइन नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप। वहीं लास्ट केस में एक और बात करूं कि मेरे को दे देता ये वॉल्यूम, और 1/t एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, इनके बीच में ग्राफ बनाने को बोल देता, तो कैसे बनाता? v इक्वल्स टू के टी। मुझे वेरिएबल चाहिए 1/t, तो मैं इस इक्वेशन को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ। कैसे? v इज इक्वल्स टू के, ये t है, क्या मैं t को ऐसे लिख सकता हूँ? 1/1/t। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ ना, टी ऊपर चला जाएगा, तो ये फिर से v इज इक्वल्स टू के टी यही बन जाएगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको y इज इक्वल्स टू एम, और ये ये x डायरेक्शन पे क्या ले, x एक्सिस पे क्या ले रखा है मैंने? 1/t, 1/t। मैं इसको 1/x ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा इनवर्स रिलेशन आ रहा है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। और अगर इनवर्स रिलेशन आए तो ग्राफ कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरह से। इतना क्लियर है? अब मैं तो और ग्राफ बनाऊंगा। अब बनाऊंगा मैं log v और log t के बीच में। ये मेरे को ग्राफ पूछ लेता, log v log t। log एंटी log क्या होता है? एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा, लोग एंटी लोग इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना, सब कुछ उसमें आप देख लेना। बट आपको यहाँ पे मैं यही मान के चल रहा हूँ, आपको लोग के बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि अगर मल्टीप्लाई हो वैल्यू तो लोग निकालते हैं, तब अपन उसका एडिशन करते हैं। जैसे अपनी इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू के टी, इसका मैं लोग लूंगा तो कैसे लूंगा? इसको कैसे लिख सकता हूँ? लोग v इज इक्वल्स टू लोग के प्लस लोग टी। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोग टी और लोग वी के बारे में पूछा, तो ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, सॉरी ये एक्स डायरेक्शन, और ये कोई के कांस्टेंट। तो ध्यान से देखना, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ बना है। वहीं मतलब इतना तो मेरे को पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, कांस्टेंट वैल्यू है। बट यहाँ पे देखना, स्लोप क्या होती थी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे? 1 1। और स्लोप मैं कब से बोलते जा रहा हूँ, टेन थीटा के इक्वल होती है। और टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 हो, मतलब थीटा क्या होगा? 45 डिग्री। मतलब ये जो स्लोप बनेगी, इंटरसेप्ट सी, और यहाँ पे जो स्लोप, ये कितनी होगी? 45 डिग्री। क्लियर? अब वही मैं एक लास्ट प्रोबेबिलिटी और ले लेता हूँ, लास्ट केस और ले लेता हूँ। ये मेरे को ग्राफ पूछ लेता √t और v के बीच में। तो मेरे को सबसे पहले तो इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में लिखना है जिसमें ग्राफ है। ग्राफ में दे रखा है √t। अब यहाँ पे तो t दे रखा है, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? √t चाहिए। तो √t में कैसे ला सकता हूँ? मुझे चाहिए √t, तो मैं इसे लिख सकता हूँ √t का स्क्वायर। कैसे? मैं लिख के बताता हूँ, v इज इक्वल्स टू के √t का स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या बोल सकता है? v इज इक्वल्स टू के, और √t का स्क्वायर क्या होता है? t के t। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आएगा आपको। मैंने यहाँ पे y डायरेक्शन पे है, x पे ये √t, तो x का स्क्वायर के, और ऐसा आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो क्या होता है? ग्राफ कौन सा होता है? पैराबोला। और कर्व किसकी तरफ घूमी हुई होती है? जिसकी पावर कम किसकी? वॉल्यूम की। ये ग्राफ किसकी तरफ घूम जाएगा? वॉल्यूम की तरफ, कुछ इस तरह से। मैं तो एक ग्राफ और बना ही लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ग्राफ दे दिया ln t और v के बीच में, ठीक है।
तो इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू के टी। अब मेरे को चाहिए एल एन टी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू के ई की पावर एम टी। तो ये इक्वेशन कौन सी हुई, y इज इक्वल्स टू के ई की पावर x वाली इक्वेशन हो गई ये अपनी। और e की पावर x वाली इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था। ये मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आया, और मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया अच्छे से। क्यों नहीं किया, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे लोग की काम में आ रही है, और मैं यहाँ पे लोग एंटी लोग समझाने बैठ गया तो अपना चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। अपन को स्पीड से चलना है। मैंने सारे ग्राफ चार्ल्स लॉ के बता दिए, बाकी हर लॉ के ग्राफ आप फिजिक्स में पढ़ोगे। मैंने आपको एक आइडिया दे दिए, ग्राफ्स बता दी, अब मैं डायरेक्ट लॉ फिनिश कर रहा हूँ फटाफट। ठीक है, दूसरा लॉ मैं लेता हूँ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सेम, यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या था, बॉयल नाम का साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ दिया, और उसका स्टेटमेंट ये था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब मैं लिखता हूं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर is inversely proportional to वॉल्यूम। मतलब इसने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, और नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट कर दिया है। तो अपने में सबसे पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन पता है, वो क्या होती थी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो प्रेशर, सॉरी, मोल्स कांस्टेंट कर दिए और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। गैस कांस्टेंट तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, या फिर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। ये तो मेरे को आइडियल गैस इक्वेशन पता होता तो मैं उससे निकाल देता, बट आइडियल गैस इक्वेशन भी तो इन्हीं लॉ से मिलके बनी थी। इस लॉ के अंदर बॉयल ने क्या बोला था कि किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसकी जो वॉल्यूम होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर से। या फिर मतलब सेम ही है कि अगर कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस अपन को गिवन है और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बॉयल भाई साहब ने आपको बता दिया। तो इस समय क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑन वॉल्यूम, इधर गया पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन से ही मेरे को पता था। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी को काम में लेते हुए क्या लिख सकता हूँ, पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू। ये लिख सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आए इससे सोल्व भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को P और P वर्सेस V का ग्राफ पूछ लेता तो वो कैसा ग्राफ बनता, यहाँ पे देखना P वर्सेस V का इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन में ग्राफ कौन सा बनता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और इस कर्व को इसने क्या नाम दिया, आइसोथर्म। ये आइसोथर्मल ग्राफ है। आइसोथर्म क्यों नाम दिया, आइसो हियर रिफर्स फॉर सेम। ठीक है, आइसो मतलब सेम होता है, केमिस्ट्री में कहीं भी आइसो आता है, आइसो बार, आइसो जो भी आइसो हो, आइसोटॉप्स वगैरह भी अपन ने पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइसो मतलब सेम। थर्म, साउंड लाइक टेम्परेचर। ठीक है, थर्म से क्या मतलब, थर्मल एनर्जी, थर्मल टेम्परेचर रिलेट कर रहे हैं ना वर्ड्स। मतलब सेम टेम्परेचर पे ये ग्राफ बना रखा है, इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल ग्राफ, आइसोथर्मल कर्व। ये किसने दिया था, बॉयल ने दिया था। बॉयल ने बना के अपन को दे दिया था कि ये पकड़ो आप, और इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और वहीं अब मैं एक पीछे देखा था वैसा ही सेम है, एक बार क्वेश्चन बस वही है। अगले वाले लो के अंदर मैं ये ग्राफ भी नहीं बना रखे दूंगा। ये अब मेरे को तीन कर्व दे दिया, आइसोथर्मल कर्व दे दी। ठीक है, और इनका मेरे को टेम्परेचर दे दिया T3 T2 T2 T1 T2 T3, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ बना के दे दिया। अब मेरे को इसने पूछ लिया
कि मेरे को टेम्परेचर बताना है, कौन से का टेम इन तीनों में से किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा और किसका और भी उससे कम होगा। कैसे बताऊंगा? मेरे को पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, ये मेरे को पता है, आपको नहीं पता, तो मैं बताऊंगा ना आपको। जैसे मैंने आपको एक चीज बोली थी कि ग्राफ में से दोनों में से एक को कांस्टेंट कर दो, या तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दो या वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, जो आपकी मर्जी उसे कांस्टेंट कर दो। मैंने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर पे ये हो गया V1, ये T2 वाला हो गया V2, ये हो गया T3 वाला V3। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? पीवी इज इक्वल्स टू nRT। ये कांस्टेंट, ठीक है, ये अपन को दे रखा है। और मैंने क्या कांस्टेंट कर दिया? प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया। हटा दो सबको, क्या बचा? मैंने क्या लिखा? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा। वॉल्यूम का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2, सॉरी, V2 is greater than V3, V1 and V3 is greater than V2, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का भी मैं क्या लिख सकता हूँ? T1 is less than T2 is less than T3, ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं। अब आप भी कर लेना। जो भी सारे ग्राफ मैंने उसमें बनाए वो सारे के सारे एज इट इज ग्राफ इसके अंदर आपको बनाने, पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता दूंगा। और आपको नहीं आता है तो मैं फिर आपको करवा भी दूंगा। आपको एक तो ग्राफ बनाना है, पीवी वर्सेस पीवी वर्सेस पी के बीच में ग्राफ बनाना, प्लॉट करना है। एक बॉयल्स लॉ के अंदर, एक आपको बताना है प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम के बीच में, एक आप बता देना प्रेशर वर्सेस पीवी अपॉन पी अपॉन वी वर्सेस 1 अपॉन V के बीच में, एक आप बता देना पी अपॉन वी वर्सेस 1 अपॉन V स्क्वायर। अब ये ऐसे वाले आ गए, इसमें ध्यान रखना जो अपन को, ये जो अपनी इक्वेशन है उसको इसी फॉर्मेट में अपन चेंज करके इक्वेशन लिख के ग्राफ इजीली बना सकते हैं। मैंने पहले बहुत डीप में एक्सप्लेन कर दिया था, ये आपको करने हैं, और नहीं होते तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एक अगर आपसे हो, अगर आपने लॉग एंटी लॉग सीख रखा हो, तो लॉग पी वर्सेस लॉग वी के बीच में ग्राफ बना लेना। ये इतने आपको ग्राफ बनाने हैं। अपन चलते हैं नेक्स्ट लो पे। नेक्स्ट लो कौन सा अपना? थर्ड, ये गैल्यूसेक लो। ठीक है, प्रोनाउंसिएट आप अपनी अपनी मर्जी से श्रद्धा अनुसार कर सकते हो। मैं आपको इसका स्टेटमेंट बोल के भी बता देता हूँ और लिख के भी बता देता हूँ कि इन भाई साहब ने अपन को क्या बोला था। इसने ये बोला था कि at constant volume for a given amount of gas, pressure is directly proportional to its Kelvin temperature। मतलब इसने क्या कर दिया? प्रेशर और टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, प्रेशर टेम्परेचर इन केल्विन के। ठीक है, और इसने क्या बोला कि ये कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पे थोड़ी होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पूरा फिर से मैंने दो के लिखवा दिए, ये आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने आपको बोल के बता दिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या बोला इसने? एट कांस्टेंट वॉल्यूम for a given amount of gas, pressure is directly proportional to temperature, its temperature in Kelvin। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट काम में लूँ तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। प्रोपोर्शनलिटी को काम में लेके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। वहीं फिर से ग्राफ्स की बात आती है, तो ये टेम्परेचर के बीच में, ये प्रेशर के बीच में,
मेरे को अगर ग्राफ पूछ ले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो mx टाइप ग्राफ बनेगा। ये सॉलिड लाइन नहीं होगी, उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि 0 डिग्री 0 केल्विन अपन कभी भी टेम्परेचर अटेंड नहीं कर पाते। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो ग्राफ बना रखा है, ये अपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी बना रखा है, इन ग्राफ्स को अपन बोलते हैं आइसोकोर ग्राफ। चोर नहीं, आइसोकोर ग्राफ। ठीक है, आइसोकोरिक कर्व ग्राफ्स, ये आप सब जानते हो और कर लेना। इससे रिलेटेड मैं इक्वेशन की बात करूं तो फिर से वही, मैं नहीं करूंगा, ये आप ही करके लाओगे। दो करवा दिए इसी फॉर्मेट के, एक को कांस्टेंट कर देना दोनों में से। यहाँ पे चाहो तो पी को कांस्टेंट कर लेना, चाहो तो वी को कांस्टेंट, पी को कांस्टेंट कर लेना, और अपनी आइडियल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख लेना किसके कौन आता है। स्लोप 1/v होती है, या फिर जो भी होता है वो अब आप ही देखना। ये मेरे को सोल्व करके बताना। V1 V2 और V3 के बीच का रिलेशन बताना, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। और इसमें सारे ग्राफ्स आपको बनाने हैं, जैसे कि P/T वर्सेस P। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, नहीं बताया था, बट आपको करके लाना है ये। ऐसा वाला ग्राफ बनेगा, बट ठीक है, आप करके लाना ये सारे। देख लेना आप कहीं भी ग्राफ्स, फिजिक्स में पढ़ते हो आप, बट मैंने केमिस्ट्री में ग्राफ्स का नाम आ गया तो आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट लास्ट अपना एक लॉ है, वो है एवोगाड्रो लॉ। ये अपन मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। एवोगाड्रो एवोगेड्रोस लॉ ये क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट या फिर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ गैस इक्वल होगी। ये अपना एवोगेड्रो लॉ बोलता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2। ठीक है, यही लिखूंगा ना। अब इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ तो लैंग्वेज में क्या बोलूंगा मैं? under similar conditions of pressure and temperature, under similar conditions of pressure and temperature, sorry, equal volume of all gases contain equal number of moles and hence equal number of molecules। molecules मतलब एटम में भी डिफरेंट। ठीक है, ये लैंग्वेज में बात हो गई। और यही अपना आउगाड्रोस लॉ था। फाइनली लास्ट अपन बात कर लेते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन। किसकी? आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन की सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? मैंने तो पढ़ा, आपने पढ़ा या नहीं? चार्ल्स लो। चार्ल्स लो ने क्या बोला था? वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर केल्विन के। उसके बाद अपन ने पढ़ा बॉयल्स लो। उसने क्या बोला अपन को? प्रेशर किसके होगा? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा गैलुसेक लो। उस गैलुसेक ने अपन को आके अपने कान में क्या बोल के गया कि प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के। किसमें? केल्विन में। उसके बाद में अपन ने एवोगैड्रोस लो पढ़ा। उसने अपन को सिखाया वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल्स के। इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं और लिखते हैं तो अपना बनता है पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। ठीक है, इतना तो मैं आप पे छोड़ सकता हूँ ना, कर लोगे ना इतना तो? पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। ठीक है, अब मेरी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गैसेस की। तो यहाँ पे रिडबर्ग्स कांस्टेंट आएगा। सॉरी, रिडबर्ग्स कांस्टेंट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आएगा। ये आर से मैं कल एटॉमिक पढ़ा था ना अपन ने, तो रिडबर्ग याद रह गया। यहाँ पे
आर क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सॉरी अगर पीछे भी मैंने रीडवर्क कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, कांस्टेंट लिखूंगा, मेरी इक्वेशन होगी पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और इसी को मैं नाम देता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन। और जो भी ये पढ़ा अपन ने वो होता है यहाँ पे समाप्त। अब नाम आ गया कब से, इसका नाम आया यहाँ पे आर का। आर के बारे में मेरे को पता नहीं है, तो मैं पता कर लूंगा। कैसे करूंगा? आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होती है, ऐसा यूनिट इसकी होती है आर की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। मोल में देखेंगे अपन। वहीं एक इसकी और यूनिट होती है 0.0821। एटीएम के अंदर अगर कहीं फ्रिक्शन में एटीएम में हो तो वहां पे आर की वैल्यू अपन ये काम में लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अपन अपने इस चैप्टर में यही वैल्यू काम में लेते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में प्रेशर हम हमेशा एटीएम में ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एटीएम दे रहे हो तो आर की यूनिट गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन में वैल्यू पुट करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। एक आर की वैल्यू और होती है 1.98। अगर कैलोरी में अपन को पूछे तो पर केल्विन पर मोल, मैं सारी यूनिट्स लिख दूं। और अब मैं अपने क्वेश्चंस के लिए मैं एक थोड़ी हेल्प कर लेता हूँ खुद की, और वो क्या होगी कि 0.0821 हर जगह यही ज्यादा काम में आती है अपने पूरे चैप्टर में। मल्टीप्लाई करो किससे? 273 से, केल्विन से, तो आती है 22.4 लीटर। 0.821, 0.0821 इंटू 300, तो 24.63 लीटर। ये मैंने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया है। अगर ये इसको मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये वैल्यू आ जाती है। ये मैंने क्यों किया ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा अपने आप जब आप ट्यूशन प्रैक्टिस करोगे। अब मैं आज की क्लास के अंदर एक लास्ट फॉर्म देख लेता हूँ अपनी आइडियल गैस इक्वेशन की। नॉर्मल क्या होती थी आइडियल गैस इक्वेशन की? वी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ पे पी क्या होता था? प्रेशर इन एटीएम। वॉल्यूम क्या होती है? ये वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन। वहीं अगर इसकी मैं डेंसिटी फॉर्म देखूं क्या होती है, तो डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो मेरी क्या होती थी? पीवी इज इक्वल, मेरी नहीं सबकी यही होती थी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। मोल्स का थोड़ा सा अपन को आइडिया होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का जो, अगर अपन को एक्स ग्राम में दे रखा हो वेट, अगर अपन को वेट दे रखा हो ग्राम में, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलर मास। तो मैं यहाँ पर एन की जगह ये लिख सकता हूँ, तो पीवी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन मोलिकुलर वेट आर टी, ठीक है। मोलिकुलर वेट को मैंने इधर भेज दिया और वी को मैंने नीचे भेज दिया। पी एम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये मोलर मास है, मोलिकुलर वेट, डब्ल्यू अपॉन वी आर टी। अब ध्यान से देखना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती थी। अब एक बार फिर से इधर आके, इधर धीरे धीरे आके इधर ध्यान से देखना, ये अपन ने इंग्लिश में लिखा है और यही लिखा है कि मास अपॉन वॉल्यूम। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर डी लिख सकता हूँ इसकी जगह। अगर इसकी जगह डी लिख सकता हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? पीएम, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पी हियर रिफर्स फॉर प्रेशर इन एटीएम, एम इज मोलर मास।
or we can say molecular weight is equals to DRT. D density, R gas constant, T temperature in Kelvin। ये अपनी डेंसिटी फॉर्म की बात होती है कंप्लीट। अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। तो ठीक है, यूनिट की बात अपन बाद में कर। यूनिट तो पता ही है ना इसकी, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर, यही तो होती है, या ग्राम पर ml, दोनों ही होती है। तो यहाँ पे अपन ने आज बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, और आज की वीडियो को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आगे आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और बातें, और टाइप्स ऑफ वेसल्स की बात करेंगे कि अपन इस गैस को कौन कौन से वेसल में डाल सकते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस एक बार ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मजा आने लग जाएगा अपने। ठीक है, आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।